तो देखो, हम लोग लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उस लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में आज हम लोगों को जो मेथड सीखनी है जिससे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, टोटल 3 मेथड आपके सिलेबस में है। एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन और तीसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो राइट नाउ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एलिमिनेशन मेथड हम लोगों की ऑलरेडी पढ़कर हुई है, जो कि काफ़ी आसान मेथड है। एंड इवन ये वाली मेथड भी काफ़ी आसान है। ठीक है, बस इसमें कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ बेसिकली आई विल कॉल इट स्टेप नंबर 1, कि आपके पास कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसको आप क्या करिए, हमेशा राइट कर लीजिए, ऑलवेज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आप हमेशा उसको किस में लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? तरीका कुछ इस प्रकार से है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर मान के चलो कल को कुछ ऐसी इक्वेशन दी है, -4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू मत कर देना। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले x वाला टर्म लिखो। तो पहले x वाला टर्म कौन सा है? यहाँ तो कोई x वाला टर्म है ही नहीं। तो इसको अगर x वाला टर्म आपको नहीं दिख रहा है तो पहले आप लिखिए उसको 0x फिर -4y और फिर +5 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कल को क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, 3x इक्वल्स टू 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस बार x वाला टर्म दिख रहा है बट इस बार y वाला टर्म नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे, अगर x वाला टर्म दिख रहा है यानी कि 3x और y वाला टर्म अगर आपको नहीं दिख रहा है तो +0y। अब देखो, जब भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो अभी 2 तो उस तरफ है, तो 2 को पहले आप इस तरफ शिफ्ट करवा लीजिए। तो जब आप 2 को इस तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा -2 इक्वल टू 0। डन। मान लेते हैं कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है, 4y माइनस ऑफ 7x और इक्वल टू 5, ऐसी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले x वाला टर्म, तो x वाला टर्म कौन है, -7x, ये लिख दिया। फिर y वाला टर्म जो कि कौन है, +4 टाइम्स ऑफ y, और वो जो 5 आपको वहाँ दिख रहा है आप उस 5 को यहाँ ले आइए, यानी कि ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू, बोलो कितना, 0। ये इस तरीके से काम करते हैं। तो ये जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करें, हमेशा अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर लिखिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं लिखोगे तो साइन की गड़बड़ी हो जाएगी और अल्टीमेटली जो तुम अपना आंसर निकाले हो उसमें कुछ ना कुछ तुमको एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं 1 या 2 इलस्ट्रेशंस के वाया इस मेथड को समझा देती हूँ कि आखिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करनी कैसे है। आपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन है आप लोगों के पास साथ में 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। देखो, सबसे पहले तो इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो अगर तुम पहली वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, -9 इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। और आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, और यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाना है, 0। ये बनेगी आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब ये तो हो गई स्टेप नंबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको थोड़ा सा बस पैटर्न याद करना पड़ता है। कैसा है वो थोड़ी सी चीज़, आप पहले x लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इक्वल टू डाल के आप y लिख दीजिए, और आप इक्वल टू डालकर 1 लिख दीजिए। ये 3 आपको लिखना ही है। अगर वेरिएबल x है तो, अगर मान लेते हैं वेरिएबल में p है तो फिर p लिखना, वेरिएबल में q है तो q लिखना। अपॉन में ये 3 डंडियाँ तो आपको डालनी ही है। ये 3 डंडियाँ डाल दिए। अच्छा, अब क्या करें? अब देखो
अगर आपने पहले टर्म में x लिखा है तो आप एक काम करो, तुम्हारी इक्वेशन में जो x वाले टर्म्स थे, ये थे ना x वाले टर्म्स 8 और 3, इनको भूल जाओ। तो बचे कौन से टर्म्स? पहली इक्वेशन में से क्या बचा? पहली इक्वेशन में से बचा 5 एंड -9, तो उन दोनों को ऐसे आजू बाजू लिख दो। दूसरी इक्वेशन में से क्या बचा? 2 और -4, वो उनको ऐसे आजू बाजू लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपने क्या लिखा है? y। तो आपके पास जो दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस, इन दोनों के y को आप भूल जाओ कि आपके पास कोई y नामक चीज़ भी है। अगर पहली इक्वेशन में से y को भूल जाओगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, -9 बचेगा। नीचे वाली इक्वेशन में से अगर y को भूल जाओगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा और -4 बचेगा। जो लास्ट वाली इक्वेशन है वहाँ पे तो मैडम कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर आपको ये बिना वेरिएबल वाले टर्म्स को भूलना है। तो अगर आप बिना वेरिएबल वाले टर्म्स को भूल जाओगे तो पहली इक्वेशन में आपके पास क्या बचेगा? 8 बचेगा, 5 बचेगा, और नीचे वाली इक्वेशन में आपके पास क्या बचेगा? नीचे वाली इक्वेशन में आपके पास 3 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। डन। ये होती है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 से तुम्हारी लाइफ बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो इसको काम कैसे करते हैं, सीख लो। सबसे पहले मैं एक पैटर्न बता दूं, मैं हमेशा राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगी। मैं ये पर्टिकुलर पैटर्न कभी ब्रेक नहीं करती हूँ, तो तुम लोग भी यही पैटर्न ब्रेक करना। नहीं तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स आधे सवाल में राइट से लेफ्ट जाते हैं, आधे सवाल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, पूरा खिचड़ी मच जाती है, गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, राइट। तो ऐसे में आप एक ही डायरेक्शन को हमेशा फॉलो करना। मैं हमेशा ये डायरेक्शन फॉलो करूंगी। देखो कैसा, राइट टू लेफ्ट। तो राइट में आपको पहले कौन सा, राइट टू लेफ्ट। पहला मेरा पैटर्न क्या है, पहले पैटर्न सुन लो। पहला पैटर्न है मेरा कि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगी, और दूसरा है शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से, बॉटम से टॉप की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ, मतलब राइट साइड का बॉटम वाला लेना है। तो राइट साइड का बॉटम वाला कौन है, ये है राइट साइड का बॉटम वाला, और लेफ्ट साइड का टॉप वाला कौन है, ये है। अच्छा, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो x अपॉन 5 इंटू -4 दैट वुड बी -20। बीच में एक माइनस की साइन देनी ही देनी है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में बीच में माइनस की साइन देनी ही देनी है। ठीक है, अच्छा और क्या, अब जो बच गया है, कौन बच गया, 2 और -9, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -18। तो ये मैंने लिख दिया -18 इक्वल्स टू y आ जाएगा अपॉन में। बोलो क्या नियम फॉलो करते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट में बॉटम वाला। तो राइट में बॉटम वाला कौन है, -4। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर ऊपर वाले से, दैट वुड बी -32। फिर बीच में माइनस का साइन तो देना ही देना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करना। ठीक है, वहाँ पे तो माइनस का साइन आपको देना ही देना है, वहाँ पे आपने कोई कंजूसी नहीं करनी है। डन। अच्छा, उसके बाद बचे कौन, ऑब्वियसली 2 लोग बच गए। कौन है वो लोग, बताओ। 9 3 -27, तो उनका मल्टीप्लिकेशन का ये -27। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सादी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, है ना, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सादी मैथमेटिक्स है। इक्वल टू, इधर आ जाओ, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, बताओ। 8 2 कितना कर देंगे, 8 2 इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 16। फिर बीच में माइनस का साइन डालेंगे, और 5 3 मल्टीप्लाई करके बोलो कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी आप लोगों के पास 15। ये इस तरीके से काम करना है, बराबर, कोई तकलीफ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से काम हम लोगों को करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में। ठीक है, आसान है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि का बस प्रयोग करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा तुमको बता दूं कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किए, मैंने आपको स्टेप्स बता दी, आपको x लिखना है, आपको y लिखना है, आपको z लिखना है, और आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, खैर इस चीज़ को सिखाने के। अच्छा, अभी इसमें एक छोटी सी चीज़ को तुम्हें अपने छोटे से ब्रेन के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तुम मेरे इस तरीके को फॉलो कर रहे हो, x लिखा, y लिखा, फिर बाजू में इक्वल टू 1 में लिख दिया, वो भी लिख दिया, बट आपको यहाँ लगाना है माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ लगाना है आपको माइनस का साइन। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं एंटायर पूरी पढ़ाई के दौरान
हमेशा अपना पैटर्न क्या रखूँगी, राइट वाले टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, लेफ्ट वाले से, और राइट साइड का मैं क्या लूँगी, बॉटम पार्ट लूँगी, है ना। जो तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो क्या करती है, ये पिंक कलर से लिखा हुआ नियम एक्स के लिए भी फॉलो करती है और 1 के लिए भी फॉलो करती है, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप। बट जो मिडिल वाला है उस मिडिल वाले में ये थोड़ा सा उल्टा सीधा काम कर देती है एक पैटर्न सिखाने के लिए। तो मैं ऐसा कोई यहाँ पे पैटर्न ब्रेक नहीं कर रही हूँ, बस मैं उसके बदले में ऊपर में क्या लगा दे रही हूँ, माइनस साइन। तो दोनों ही तरीके सही है, आपको जो ठीक लगे आप उससे करिए, ठीक है। आंसर हमेशा सेम ही आएगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी x अपॉन -20 देखो 2 साइन आजू बाजू साथ नहीं रह सकते, है ना। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाना है, +18 हो जाना है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी देखो -y तो आएगा ही आएगा, तो -y लिखना है, -32 बीच में कितना आ जाएगा, +27, और यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी कितनी आएगी, 1/1, ठीक है। यहाँ पे ये क्वांटिटी कितनी आ गई आपकी, 1/1। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x अपॉन कितना आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू -y अपॉन कितना आ जाना है, ये आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 1/1। अब क्या करें, अब आप क्या करो, इनमें से कोई भी 2 पेयर्स को उठा लो, मतलब x के साथ उस कांस्टेंट को क्लब कर लो, ठीक है, x के साथ उस कांस्टेंट वाले को क्लब कर लो। तो वहाँ पे ऐसा प्रॉपर तरीके से लिखना कि कंसीडर, किसको कंसीडर कर रहे हैं, x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1/1। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और फिर क्या करना, जो ये y वाला है इसे कांस्टेंट के साथ लिख देना, तो क्या हो जाएगा, -y अपॉन में -5 इज इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। सो यहाँ से y की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 5। लास्ट लाइन लिखना आप ना भूलें कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 2, -2 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, इस तरीके की ये लिखना ना भूलें। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर तुम एनसीईआरटी ओपन करोगे, तुम उस टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो कुछ टर्म्स लिखवाता है, फिर ऐसे ज़िग ज़ैग ये एरो बनवाता है। मैं इस तरीके को नहीं फॉलो करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा ऐसा है, आप x लिखो, y लिखो, 1 लिखो। x के नीचे जब नंबर्स लिखने की बारी आ रही है तो इक्वेशन में जो x वाले हैं उनको भूल जाओ, बचे कुछ टर्म्स लिख दो। जब y लिखने की बारी आ रही है तो y वाले को भूल जाओ, बचे कुछ टर्म्स लिख दो। और जब 1 यानी कि कांस्टेंट वालों के लिखने की बारी आ रही है तो कांस्टेंट वालों को भूल जाओ और x y वाले लिख दो। डन। ये इस तरीके से ऐसे करो। और लेकिन हाँ, इस मेथड में बस y के ऊपर माइनस लगा देना, ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर है सभी फ्रैक्शंस का, उसमें एक ही पैटर्न फॉलो करना है कि राइट हैंड साइड में जो बॉटम वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से और पहले उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखेंगे, फिर माइनस साइन डालेंगे और फिर बचे कुछ नंबर को लिखेंगे। तो ऐसे में कभी तुम्हें कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा और ना ही तुम्हारा आंसर कभी क्या होगा, गलत निकल कर आएगा, ठीक है। मैं लगे तो तुम्हें चेक करवा देती हूँ। देखो क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन मैं एनसीईआरटी से ले रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, उन्होंने इसको अलग तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। उन्होंने इस इक्वेशन को अलग तरीके से सॉल्व किया है और अलग तरीके से उनका आंसर उसने निकाल के दिया है। यहाँ पे मैं तरीका कौन सा वाला यूज़ कर रही हूँ, मेरा। तो मैडम क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है? भाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही मेथड है, ठीक है। कुछ ऐसा अलग सी चीज़ें नहीं बताई जा रही, बट हाँ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया है, मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके दे रही हूँ, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी की ही इक्वेशन ले रहे हैं, बस ये देखने के लिए कि अच्छा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है करके, आपके तरीके से कहीं आपका गलत तरीका थोड़ी ना है, ये इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, खैर अब देखो सबसे पहले तो ये 2 इक्वेशन दिख रही हैं, ठीक है, दिख रही है। पहली वाली इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, 5x + 3y - 35 = 0। हाँ, ये बात का ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूर, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो फिर देखो गड़बड़ा हो जाएगी। नेक्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, नेक्स्ट वाली क्या है, 2x + 4y - 28 = 0। बट अब मेरी एक बात का ध्यान देना, जो सेकेंड इक्वेशन है वो तुम्हें नहीं लगता कि हमें पगले के जैसे 2x 4y 28 नहीं लिखना चाहिए? उसके बदले में हमको इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए, हमें 2 के टेबल से डिवाइड करना चाहिए ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड वर्जन में हमारे सामने आ जाए, कुछ इस तरीके का।
राइट, कुछ इस तरीके से। देखो ऐसा नहीं लगता, ऐसा कर लेना चाहिए बिल्कुल। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई इक्वेशन अननेसेसरी बड़ी है तो उसको डिवाइड करके छोटा कर लो, ठीक है। अच्छा खैर, अब बोलो क्या लिखेंगे, बताओ। बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसा लिखना है। पहले तो ऐसा प्रॉपर तरीके से हेडिंग देना कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ऐसी आप हेडिंग दोगे, ठीक है। उसके बाद x लिखना और उसके बाद इक्वल टू डालकर माइनस y लिखना, फिर इक्वल टू डालकर 1 लिखना। दोनों के डिनोमिनेटर्स में इस तरीके से नंबर्स को आप लिख देना, मतलब ऐसी डंडी डाल देना। अब नंबर्स लिखने की बारी है। देखो अभी अगर मुझे x के नीचे नंबर्स लिखने हैं तो मैं क्या करूंगी, x वालों को भूल जाओ, बचे कौन से, उनके नंबर्स लिखो अलॉन्ग्स विथ साइन, नो वेरिएबल। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं x को भूल गई तो क्या बचा, 3 बचा और -35 बचा। तो ये रहा 3, ये रहा -35। और नीचे वाली इक्वेशन में अगर मैं x को भूल जाऊंगी तो क्या बचेगा, 2 और -14, ये रहा 2, ये रहा -14। दूसरी वाली इक्वेशन में अगर मैं y को भूल जाऊंगी, ठीक है, मतलब y के नीचे जब लिखने की बारी आ रही है तो y को भूल जाओ। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं y को भूल गई तो क्या बचेगा, 5 -35। और नीचे वाली इक्वेशन में अगर y को भूल गए तो क्या बचेगा, अरे x के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो x के आगे कुछ नहीं यानी कि 1। और यहाँ पे क्या होगा, -14। और 1 के नीचे क्या लिखें, आप नंबर्स को भूल जाओ, ठीक है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं नंबर्स को भूल जाओ। तो पहली वाली इक्वेशन में क्या बचा, पहली वाली इक्वेशन में बचा 5, 3, यहाँ बचा 1 और यहाँ पे बचा 2, ये इस तरीके से। अब तो देखो सारी मैथ्स है, कैसे हो जाएगी सारी मैथ्स, बताओ। 14 को 3, अच्छा मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, राइट साइड के बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 14 3 कितना हो जाना है, ये आपका हो जाना है 14 3 कितना, 42 की 52, ठीक है। कर लो आराम से मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा वो, खैर 42। अच्छा माइनस साइन लगा देना, लगा दिया भाई। अच्छा बढ़िया है। अब आगे क्या करें, अब आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं। बीच में माइनस तो लगेगा ही लगेगा, विदाउट एनी डाउट। अब जो नंबर्स बच गए, कौन से नंबर्स बच गए, ये -35 और ये 2 बच गया, इन्हें भी मल्टीप्लाई करो। बोलो कितना हो जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, -70, कीप इट इन ब्रैकेट। उसके बाद इक्वल टू में यहाँ -y अपॉन में, अब किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये -14 का मल्टीप्लीकेशन इस 5 के साथ, ठीक है, इस 5 के साथ कितना हो जाएगा, -70। माइनस तो लगेगा ही लगेगा बाद में एक और, बीच में माइनस तो लगाना परंपरा है। उसके बाद जो बच गए, कौन बच गया, 1 बच गया और -35 बच गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, -35 हो जाएगी, ये मैंने लिख दी। इक्वल टू में 1 लिख दिया। अब बोलो क्या करना है, अब इक्वल टू में 1 लिखने के बाद, अच्छा अब आप लोगों को ये वाला जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10। बीच में माइनस लगेगा ही लगेगा, जो बच गए, कौन बच गया, 1 और ये 3। तो 1 3 कितना हो जाना है, यहाँ पे 3, ये ऐसे। अब देखो उसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, -42 और ये हो जाएगा +70 इक्वल टू -y अपॉन में -70 और बीच में +35, माइनस माइनस आके प्लस होता है और ये 1/7। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28, डन। और ये हो जाएगा आपका y अपॉन -35 और ये हो जाएगा 1/7, डन। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करूं, ठीक है। अच्छा तो ऐसा बाजू में अलग से लिखना कि कंसीडर आपका x अपॉन 28 इज इक्वल्स टू 1/7। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, मतलब 7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 28। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी, 28 डिवाइडेड बाय 7, दैट वुड बी x इक्वल्स टू कितना, 4। सिमिलरली अगर मैं बाजू वाले को सॉल्व करूं, बचे हुए y अपॉन में -35 इज इक्वल्स टू 1/7, तो कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू -35। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना, -35 अपॉन में 7। सो देयरफॉर y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -5। लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, ये आ गया आंसर।
अब जहाँ भी तुम्हारी एनसीईआरटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला टॉपिक है उस पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन करो, वहाँ पे पहला सॉल्व एग्जाम्पल यही है और देखो क्या सही में x की वैल्यू 4 और 5 कितनी 4 और -5 आई कि नहीं आई। ठीक है, देख लेती हूँ कहीं कोई एरर तो नहीं हो गई है। खैर अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस लिखना मैं भूल गई हूँ, खैर सॉरी। ठीक है, यहाँ पे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आंसर आएगा। आप चेक कर लो। तो इसका मतलब जो हम लोग अभी सीखे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है, बट तुम्हें वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। मैंने देखा है क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर के वक्त क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में और वो गड़बड़ करके आते हैं, तो इसलिए गड़बड़ ना हो इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई है। आप x लिखो, y लिखो और 1 लिखो और बीच वाले में माइनस लगा दो। बॉटम को कैसे लिखना है ये मैंने सिखा दिया। जिस चीज़ को लिखना हो उस वेरिएबल को छोड़ के इसके बचे कुचे लिख दो, बराबर। अच्छा, उसके बाद लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ख्याल रखना, हमेशा ये नियम याद रखना कि राइट वाले का बॉटम मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, राइट वाले का बॉटम मल्टीप्लाई करना है पहले, ये वाला नियम तुमको हमेशा याद रखना है। अगर तुम ये पर्टिकुलर नियम याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अच्छा, इस पूरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करते वक्त एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, वो ये कि इस पूरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप लोगों का जो क्या नाम है इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो गड़बड़ होने के पूर्णतः चांसेस हैं। डन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने तुमको सिखा दी है। अब इसके बेसिस पर आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 ओपन करिएगा। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 4 सब पार्ट्स हैं वो एक एक करके अभी चेकिंग करवानी है। ओके, एज वेल एज एक्सरसाइज 3.5 में ही जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 को उन्होंने सब्स्टिट्यूशन से भी करने को कहा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, बट पहले तुम मुझे उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके दिखा दोगे। सब्स्टिट्यूशन वाला हम जब सीखेंगे तब उससे भी करके दिखा देना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखी। इसमें देखो गलत करने लायक कुछ भी नहीं है, सादी गणित बनानी है, उसमें बस गलत मत करना। डन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब हम कल सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे तो कल का दिन और एक परसों का दिन, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 3 दिन, यानी कि नेक्स्ट 3 डेज में ये चैप्टर फिर हम लोगों का ओवर हो जाएगा, क्योंकि बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स और अदर थिंग्स तो हम लोगों ने खैर प्रैक्टिस करना देख ही लिया है। तो फिलहाल अभी इस क्लास को यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की चेकिंग अभी तुम लोग इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद कंटिन्यू करोगे। ठीक है।